देखिए, सर्वप्रथम तो हम देश के आजादी के अमृत महोत्सव में प्रवेश कर चुके हैं और आज हमने आजादी का 78वां दिवस मनाया है। पूरे देश के अंदर बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ आज इस दिन का सेलिब्रेशन पूरे देश में चल रहा है। इस बहुत ही पवित्र दिवस की मैं सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और ये उम्मीद भी करता हूं कि जिन बलिदानों के बाद देश को आजादी मिली, देश की आजादी में सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में लड़ा गया। सुभाष चंद्र बोस हो, शहीद भगत सिंह हो, शहीद उधम सिंह हो, शहीद राजगुरु हो, शहीद अशफाकुल्लाह खां हो, लाखों हमारे देशवासियों ने आजादी दिलाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। इसके साथ साथ जब भारत का विभाजन हुआ तो एक बड़ी विभीषिका भी भारतवर्ष ने सहन की। 10 लाख से ज्यादा लोगों ने उसमें अपनी जान गंवाई। लाखों परिवार इससे प्रभावित हुए, विस्थापित हुए। एक बड़ी कीमत हमने आजादी की चुकाई। तो मैं सभी देशवासियों से आग्रह करना चाहूंगा कि बड़ी कीमत के बाद हम लोगों को आजादी मिली, इसलिए इस आजादी को संभाल करके रखना। आजाद भारत विकसित भारत बने, दुनिया में ऊंचाइयों को छुए, ना केवल सैन्य ताकत के रूप में हमारा देश दुनिया का अग्रणी देश बने, बल्कि आर्थिक रूप में भी देश बुलंदियों को छुए। इस बात के लिए सब भारतवासियों को अपना योगदान करना चाहिए। इन उपलब्धियों को पहुंचाने के साथ साथ निचले स्तर पे पार्टी कैसे मजबूत हो, बूथ स्तर पर पार्टी कैसे मजबूत हो, इस अभियान को लेकर के चले हुए हैं। सब कार्यकर्ताओं ने इसके अंदर अपना योगदान देना शुरू किया हुआ और मैं समझता हूं कि हम अपनी उपलब्धियों को लेकर के विपक्ष ने जो 10 साल के अंदर किया, पिछले 10 साल में हुड्डा साहब के नेतृत्व में जनता के सामने रखते हुए और हम चुनाव में जाएंगे। हुड्डा साहब किससे हिसाब मांग रहे हैं? हुड्डा साहब को पहले अपना हिसाब देना चाहिए और हुड्डा साहब का हिसाब जनता ने 10 साल पहले ले लिया था। जनता ने हिसाब लिया था कि मिर्चपुर कांड कैसे होता है, जनता ने हिसाब लिया था गोहाना कांड कैसे होता है, युवाओं ने हिसाब लिया था कि नौकरियां कैसे छीनी जाती हैं। हुड्डा सरकार में जो नौकरियां छीनी जाती थी या पैसे में खरीदी जाती थी, जनता ने उस बात का हिसाब लेने का काम 10 साल पहले किया। हम जनता के बीच में जब भी कोई चुनाव होता है, हमारे सब पार्टी के पदाधिकारी, हमारे चुने हुए प्रतिनिधि जनता के बीच में जाते हैं और जनता को हिसाब हम लोग देते हैं और जनता इस बात का भी हिसाब मांगते हैं। जनता में से किसान वर्ग इस बात का हिसाब मांगता है कि हुड्डा साहब, आपकी सरकार के अंदर 2-2, 4-4 रुपए के मुआवजे के चेक मिलते थे और भारतीय जनता पार्टी ने अधिकतम मुआवजा 12,000 रुपए किया। 25-25 हजार रुपए हमारी सरकार ने किसान को फसल बीमा योजना के चलते दिया। जब भी किसान की फसल का खराबा होता है तो किसान को ये महसूस होता है कि हाँ, कोई सरकार, कोई मुखिया हमारे सिर के ऊपर खड़ा है जो हमारे इस नुकसान का कहीं कहीं भरपाई करने का काम करेगा। तो ये हिसाब भी हुड्डा साहब से हरियाणा की जनता मांगती है कि आप भी किसानों की हितैषी बनते थे, आपने नहीं किया जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करके दिखाया है। ऐसा हिसाब किताब जनता मांगती है और वो गरीब भी मांगता है। वो गरीब परिवार हुड्डा साहब से हिसाब मांगता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के राज में जो अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत हुई थी, पीले गुलाबी राशन कार्ड बने थे। आपकी सरकार में तो आपके चहेतों के पीले गुलाबी राशन कार्ड बनते थे। लोगों को, जो गरीब आदमी को, आम जन को सुख सुविधाएं जो सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए थी, उसमें तो आपके लोग कैंची मारते थे। ये हिसाब भी जनता मांग रही है और जनता को इस बात का और इस हिसाब की भी जानकारी है कि हमारी सरकारों ने सारी व्यवस्था को ऐसा
पारदर्शी कर दिया ऑनलाइन करके, कि सीधा डायरेक्ट बेनिफिट का जो ट्रांसफर होता है जरूरतमंद के परिवार में, उसके खाते के अंदर जो पैसा जाता है, ये सारे कैंची मार लोग अब बाहर हो गए। बिचौलियों से हरियाणा की जनता ने मुक्ति पाई है। तो ये हिसाब किताब हुड्डा साहब से भी मांग लिया था और हम जनता को हिसाब किताब दे रहे। हुड्डा साहब को कोई अधिकार नहीं हिसाब किताब। जनता पार्टी के हमारे नेतृत्व ने स्पष्ट कर दिया है कि हम अकेले चुनाव के अंदर जाएंगे। हमारे साथ जो अब हमारा जो साथी सहयोगी है, केवल उसी को साथ लेकर के भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान के अंदर जाने वाली है। हरियाणा में बहुत से कर्मचारी धरने पर बैठे हैं, इसकी वजह से आम पब्लिक को बहुत परेशानी हो। देखिए, निश्चित रूप से हमारी सरकार ने जितना अन्य वर्गों का भला किया है, कर्मचारियों का भला भी मुझे लगता है बहुत हद तक किया है। किस प्रकार से हरियाणा प्रदेश के अंदर ये सरकार आने से पहले जो कांग्रेस के राज में ठेका प्रथा की शुरुआत हुई थी, वो शिक्षा के क्षेत्र से लेकर के अन्य विभागों में, और तलवार लटकती थी कर्मचारियों के ऊपर कि कब उनकी छुट्टी हो जाएगी, इससे मुक्ति दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। रोज रोज जो हटने का जो डर कर्मचारियों के ऊपर रहता था, सिर के ऊपर उनके तलवार लटकती थी, उसको खत्म करने का काम हमारी सरकार ने किया। हमारी सरकार ने सब कच्चे कर्मचारियों को उनका रोजगार सुनिश्चित रहे और उनको पक्के कर्मचारियों की तर्ज पर अन्य सुविधाएं भी मिलें, इस बात को सुनिश्चित करने का काम हमारी सरकार ने किया है। और अन्य सुविधाएं भी मिलें, इस बात को सुनिश्चित करने का काम हमारी सरकार ने किया है। और पारदर्शी तरीके से तो नौकरी पक्के कर्मचारियों को दी ही है हमारी सरकार ने, और पदोन्नति में भी हमारी सरकार ने व्यवस्था को दुरुस्त किया है। इसी प्रकार से हमारी सरकार ने कर्मचारियों की जो तबादला नीति थी, आप देखते थे कि कोई अध्यापक अपनी बदली करवा करके कहीं से चंडीगढ़ से आता था कोई नया स्थान लेकर के, और घर आने से पहले उसको एक मैसेज मिलता था कि नहीं, आपकी बदली तो वापस कहीं दूसरे स्थान पर हो गई है। ये बदली की और बदले की जो सरकार पूर्व में चलती थी, इस सारी व्यवस्था को खत्म करके हमारी सरकार ने पारदर्शी व्यवस्था लागू की है और ट्रांसफर पॉलिसी लागू करके एक व्यवस्था में बहुत गुणात्मक सुधार करने का काम हमारी सरकार ने किया है। ये शहर में भ्रष्टाचार नहीं है, भ्रष्टाचार खत्म सरकार है। यहाँ सड़कें बनती है, मिलने बाद जज जाती है, और जो माल आ रहा है वो हंकार है। आप क्या कहोगे? बिल्कुल, मैं इस बात में कहना चाहूंगा कि नागरिकों को जागरूक होना पड़ेगा। ये पहली ऐसी सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर बनी है जिसके मुख्यमंत्री जनता के बीच में जब जाते हैं और कोई शिकायत आती है इस प्रकार की, तो निश्चित रूप से उसके ऊपर कार्रवाई हो, ये बात सुनिश्चित की जाती है। भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस इसी सरकार ने लेकर के चली है। आप लोगों ने देखा है कि जिस प्रकार के बड़े बड़े भ्रष्टाचार के मामलों में राजनीतिक दलों के सर्वोच्च परिवारों के नाम आते थे, प्रधानमंत्रियों के परिवारों के नाम आते थे, सीधे सीधे देश को रिमोट से चलाने वाले परिवारों के नाम, प्रदेश को सीधे सीधे चलाने वाले परिवारों के नाम, मुखियाओं के नाम भ्रष्टाचार के अंदर आते थे, उनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं। देश के और प्रदेश के ऐसे नेता कुछ एक आपको जेल में दिखाई देते हैं, मुख्यमंत्री तक, और कुछ ऐसे मुखिया लोग बेल पर भी आपको दिखाई देते हैं। लेकिन केंद्र सरकार से लेकर के प्रदेश सरकार का कोई भी मुखिया, कोई भी उनका साथी सहयोगी आज भ्रष्टाचार के मामले में लिप्त नहीं है। मैं आपके माध्यम से ऐसे समाज सेवी संगठनों से, ऐसे जागरूक नागरिकों से ये अनुरोध भी करना चाहूंगा कि कहीं ऐसा कोई मामला आता है तो उपयुक्त लोगों के ध्यान में करवा करके, संज्ञान में ला करके सरकार की मंशा भी पूरी हो, ऐसे जो देश का विकास आमजन चाहता है उसकी मंशा भी पूरी हो, और उन लोगों के खिलाफ ना केवल लगाम लगे जो भ्रष्टाचार करते हैं, बल्कि उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इसके लिए मिलकर के प्रयास करना चाहिए। बहुत सारी बुराइयां हैं जो देश की प्रगति में बाधा का काम कर रही है, चाहे वो कई स्थानों पर युवाओं में देखने को मिलता है नशे की आदत। बहुत सारे संगठन, स्वयंसेवी संगठन, सरकारों के संगठन, सरकारें प्रत्यक्ष में अप्रत्यक्ष में लगी हुई हैं।
लेकिन इसके लिए समाज को आगे आना चाहिए। इसी प्रकार से हमारे देश में बहुत सारी छोटी छोटी और बुराइयां हैं, चाहे वो छुआछात के रूप में, ऊंच नीच के रूप में एक सामाजिक बुराई है, चाहे फिर देश का जो वातावरण प्रदूषित होकर के ग्लोबल वार्मिंग का एक असर देश के अंदर दिखाई देता है। इसमें हम सब लोगों को वृक्षारोपण करना चाहिए। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि कहीं जल की बहुतायत है, जल की कहीं कमी दिखाई देती है, जल का अभाव दिखाई देता है। पर्यावरण को भी संतुलित करना है, वृक्षारोपण भी करना है। साथ ही साथ हमारी सरकार ने, जैसे हम लोग अपनी जल, जंगल, जमीन बचाने का एक नारा देते हैं, जमीन और जंगल बचाने के लिए मुहिम शुरू हो चुकी है, उसमें लोग आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन जो मुहिम हमारी सरकार ने जल बचाने के लिए की थी, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने देश प्रदेश के हमारे निवासियों से आग्रह किया था कि जैसे मेरी जमीन मेरी विरासत है, उसको मैं अगली पीढ़ी को दे करके जाना चाहता हूं, तो हम लोग, हमारा जल भी हमारी विरासत है, मेरा पानी मेरी विरासत। ये योजना पूर्व मुख्यमंत्री जी लेकर के आए और वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सैनी जी इन योजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं।